चलो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है। आज मैं अटेंडेंस लूंगी, लास्ट में अटेंडेंस लूंगी, सभी बच्चों की यहीं पे अटेंडेंस होगी आज, ठीक है। और लास्ट में अटेंडेंस होगी, कंपलसरी है सबके लिए। कौन बच्चा आ रहा है रेगुलर, कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। अटेंडेंस तो मेरे पास डेली आ रही है, बट आज से यहीं से आपकी अटेंडेंस होगी, ओके। आप बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को म्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो देखिए, मेरे पास में क्वेश्चन क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। कल हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। हमने एक बॉल को एट ए हाइट से जो नीचे की तरफ डाली थी, तो जब वो बॉल ऊपर से नीचे आई, नीचे से फिर ग्राउंड पे टकराई, तो हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, और तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने क्या बताया था कि एनर्जी जो है बेटा क्या है वहाँ पे हर एक पॉइंट्स के ऊपर कांस्टेंट, ठीक है बेटा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी नीचे लिखो, ओके बेटा, अभी नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चले जा रहा है ना, ओके। पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? तो इलास्टिक, जैसे मैंने कल बताया था बेटा कि आपके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ग्रेविटी के कारण क्या कर रही है, कोई भी बॉडी जब नीचे की तरफ आ रही है तो उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग देखी होगी सबने, आज स्प्रिंग को खींच रहे हैं, लेंथ बढ़ जाती है, स्प्रिंग को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, लेंथ कम हो जाती है। यानी स्प्रिंग को जब आप क्या करें, इंक्रीज करें, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर, या फिर आप क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ को कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे भी क्या होता है कि जो स्प्रिंग के अंदर जो हेलिकल्स शेप में जो आपके पास में स्प्रिंग को क्या होता है, कॉइल जो, यानी कि इस तरह से हम लेते हैं, वायर होता है, इस वायर को हम इस तरह से लेते हैं, बाउंड किया होता है हेलिकल फॉर्म में। अगर हम इधर से फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, स्प्रिंग को अगर हम खींचेंगे, तो मान लो ये स्प्रिंग जो है किस तरह से आ जाएगी, इसकी पोजीशन से इस तरह से चेंज हो जाएगी, होगी या नहीं होगी बताइए। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर से दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसे मैंने खींचा, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे मान लो एक्स डिस्टेंस क्या हो रही है, ये पहले ये इसकी मेन पोजीशन थी यहाँ पे, अब ये जो लेंथ बढ़ रही है, ये किस कारण से बढ़ रही है, ड्यू टू द फोर्स अप्लाई करने की वजह से। कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी क्या कर रही है, यानी कि स्प्रिंग के अंदर कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं क्या करूं, मान लो ये इसकी मेन पोजीशन थी, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से अंदर की तरफ फोर्स लगाऊंगी, तो अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, स्प्रिंग के अंदर ये जो पार्टिकल्स है, यानी कि जो ये एक दूसरे के बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी इस तरह से, तो ये अंदर की तरफ डिप्रेस होगी है, यानी कि एलोंगेट का मतलब बढ़ना, और डिप्रेस का या फिर कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस का मतलब उसकी लेंथ कम हो जाना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास में बेटा क्या होगा, इसकी लेंथ कम हो रही है या बढ़ रही है। तो स्प्रिंग के अंदर जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, जैसे आप इस फोर्स को रिमूव कर देते हैं, वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। क्यों आती है, ऐसा क्या रीजन है? तो यहाँ पे एक स्प्रिंग के अंदर एक सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है कि जितना हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसके मोशन को अपोज करने के लिए अंदर की तरफ क्या लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जितना आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उतना ही उस बॉडी के, यानी कि उस स्प्रिंग के अंदर उसके मोशन को अपोज करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे हमने स्प्रिंग को खींचा, लेंथ बढ़ी उसकी, उसके कारण क्या हुआ, वर्क डन हुआ। जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वो क्या कर लेती बेटा, रिगेन हो जाती है, उसी शेप में आ जाती है, ठीक है।
तो उसी शेप में क्यों आ रही है, क्या रीजन है उसका, तो आप क्या बताएंगे, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, कि उस बॉडी के ऊपर क्या एग्जर्ट हो रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और उस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या कर रही है कि उस बॉडी के अंदर एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन हुआ है, जो वापस उसके मौसम को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, वो उसी शेप में आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हम उसकी लास्ट उसकी जो लिमिट है उसके ज्यादा खींच लेते हैं, जैसे आप रबर के केस में देखिए, आप रबर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, एक सर्टेन लिमिट तक उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसके बाद वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, करता है नहीं करता, जल्दी से बताइए बेटा, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, एंड इट कैन नेवर कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि उसकी जो लिमिट थी, देखो हर एक बॉडी की लिमिट होती है कि आप कितना उसको खींच सकते हैं, उसके ऊपर कितना लोड लगा सकते हैं। मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या काम क्या होता है, ये हमारे किसी जैसे हम बताते हैं स्प्रिंग बैलेंस, देखा है सबने, स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से होता है, इसके ऊपर यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, यहाँ एक हुक लगा होता है, इसके ऊपर हम कोई भी लोड लगा देते हैं, और यहाँ पे इसका किसी बॉडी के वेट को आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग है ये आपके पास, स्प्रिंग क्या करती है, वेट को बैलेंस करती है, तो ये मेरे पास में क्या है, स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, अब मैंने इसके ऊपर लोड लगाया, मैं इसकी लोड बढ़ाती जा रही तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू एक सर्टेन लिमिट तक ये वेट मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको इससे लिमिट से ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास में भी यहाँ पे इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि स्प्रिंग के अंदर जब आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर कुछ एक्सटेंशन होगा या फिर कुछ कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, तो उसके कारण यहाँ पे स्प्रिंग में क्या होगा, वर्क डन होगा, एंड दैट्स वर्क डन इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी क्या हो रही है बेटा, पोजीशन चेंज हो रही है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, एंड दैट्स वर्क डन इज नोन एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझे, सबसे पहले आप थ्योरेटिकल बताइए मुझे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, हाँ रिपीट कर दो, ओके बेटा एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओके, देखिए, देखो बेटा ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसकी एक्चुअल लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक है, मैंने अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है, अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी, मैं इसको इसे बाहर की तरफ फोर्स लगाऊंगी तो लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बताइए, तो मान लो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर क्या आएगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस, ये क्या थी पहले जो लेंथ थी उससे क्या होगी, लेंथ बढ़ गई, इंक्रीज हुई नहीं हुई, जब हम इसको स्प्रिंग को खींच रहे हैं, आप रबड़ का केस देखिए, रबड़ को आप खींच रहे हैं तो क्या होगा उसके अंदर, उसकी पोर्शन यानी उसकी लेंथ बढ़ रही है, जब आप उसको क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, जब आपने उसके ऊपर क्या लिया है, फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन हुआ है, ठीक है, और हमारे पास ये जो वर्क डन हुआ है ये किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल, क्योंकि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अब हम उसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी भी चीज को जब आप दबा रहे हैं तो क्या होगा, वो उसकी लेंथ कम होगी, पार्टिकल्स ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, स्प्रिंग के जो ये आपके पास में ये हेलिकल फॉर्म है, इनके बीच की डिस्टेंस पहले क्या होगी थी, बढ़ गई थी, अब इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है, इस केस में डिक्रीज हो रही है, इस केस में इंक्रीज हो रही है, यहाँ इलोंगेशन है, यहाँ क्या है, कंप्रेशन है, तो हम क्या बता रहे हैं, जब हम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं या उसको कंप्रेस कर रहे हैं, किस कारण से हुआ है इलोंगेशन या कंप्रेशन, ड्यू टू द फोर्स, हमने बाहर से क्या किया, एक अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स लगाया है, उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है बेटा, इस स्प्रिंग के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, देखिए अब मैंने इस फोर्स को हटा दिया यहाँ से, मान लो, तो फोर्स को जैसे ही मैं हटाती हूँ तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, ये यहाँ से फोर्स को मैंने हटाया, ओरिजिनल शेप में आई, क्यों आ रही है, इसका क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, तो इसका रीजन आप क्या बताएंगे, अगर जितना फोर्स हम बाहर की तरफ लगा रहे हैं उतना ही उस स्प्रिंग के मोशन को अपोज करने के लिए अंदर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है बेटा आपके पास में, रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जितना बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसके मोशन को अपोज करेगा, तो जैसे ही आपने फोर्स को लगा दिया तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाती है, जाती है नहीं जाती बताइए, आप लोग देखते हैं स्प्रिंग के केस में ऐसा ही होता है, रबर के केस में देखो, रबर में भी यही होता है ना, रबर को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा बेटा,
यहाँ से हम क्या बताएंगे कि आपके पास में जो इसकी वैल्यू आ रही है कम या ज्यादा हो रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है, एक्सटेंशन बढ़ा या कंप्रेशन हुआ, ठीक है। एक्सटेंशन या कंप्रेशन होने की वजह से यहाँ वर्क डन हुआ, एंड जो वर्क डन यहाँ होगा उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, क्या है वो आपके पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इतना समझे? सबसे पहले ये बताइए मुझे, बताइए इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या था, इक्विलिब्रियम फोर्स। जब तक मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था उस केस में क्या थी, ये स्प्रिंग ये थी। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, ये इनिशियल इसकी ओरिजिनल शेप में, रेस्ट में, एक तरह से ये बता सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी यहाँ पे कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं किया है इस केस के अंदर। अब सेकंड केस में ले रही हूँ, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इस केस में इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, होगा ना। यहाँ पे एक्सटेंशन, भाई हम बाहर से फोर्स जितना लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, उसकी लेंथ बढ़ेगी। सेकंड, अगर मैं यहाँ से इसको जितना ज्यादा कंप्रेस करूंगी क्या होगी, लेंथ उसकी उतनी ही कम होगी। तो यानी यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जब भी आप क्या ले रहे हैं, एक स्प्रिंग ले रहे हैं, तो स्प्रिंग के केस में आप क्या बताएंगे, जितना आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं या जितना उसको खींच रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है। तो देखो बेटा क्या कहता है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट हमें निकालनी है, तो इसकी स्टेटमेंट के लिए मैं क्या बताऊंगी, हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ आगे आएगा आपके पास में 7th यूनिट के अंदर। हुक्स लॉ हमारे पास यही बताता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जितना ज्यादा हम लोड अप्लाई करेंगे क्या होगा, लेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, एक्सटेंशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये देखो आपके पास एक स्प्रिंग है, ये मान लो क्या थी, अभी मैंने कोई लोड नहीं लगाया इस पे, क्या थी ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर लोड लगाया, लोड लगाऊंगी तो लोड लगाते लगाते इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से आ जाएगी, ये इस तरह से बढ़ जाएगी, और बढ़ाऊंगी तो एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ेगी। तो यानी मैं क्या बता रही हूँ, जितना मैं लोड लगा रही हूँ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। उधर दिख नहीं रहा, इधर देखिए, यानी हम क्या बता रहे हैं, जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मोशन को, यानी लेंथ बढ़ी तो लेंथ बढ़ेगी तो वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो हमारे पास जो हुक्स लॉ है, वो हुक्स लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे आपके पास में जब एक स्प्रिंग के ऊपर आप लोड लगा रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोड जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि फोर्स लगाने के कारण लेंथ कितनी बढ़ी या कितनी कम हो रही है, ठीक है। तो उतना ही ज्यादा, भाई फोर्स आप ज्यादा लगा रहे हो उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन ए स्प्रिंग। ये हमारे पास क्या होता है, हुक्स लॉ कहता है। और जैसे हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आता है, एक कांस्टेंट, and that constant is known as the spring constant। क्या है बेटा, K is the spring constant। क्या बोलेंगे इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ बेटा, आ रही है वीडियो आपके पास में? हाँ, कौन क्या कर रहा है बेटा, हाँ बोलिए, ये कौन कर रहा है स्क्रीन पे, कौन छेड़खानी कर रहा है स्क्रीन के साथ में? आराम से चुपचाप अपना वीडियो देख। हाँ बेटा बोलो। हाँ ओके ओमवीर, गुड मॉर्निंग। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप अपने आप को म्यूट करके बोल सकते हैं, मैंने बोलने के लिए किसी को मना नहीं किया, लेकिन बीच में जो छेड़खानी कर रहे हो ये सब छेड़खानी मत करो, ठीक है। नो प्रॉब्लम। हाँ नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। आज टेस्ट की तैयारी है, क्लियर है, ओके बेटा टेस्ट की तैयारी कर ली, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके कर लिया ईमानसी, ओके बेटा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम लगती है किसी टॉपिक में आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके, शाम को मैं आपका 3 बजे या से 4 के बीच में, 3 से 5 के बीच में आपका टाइम दे दूंगी, ठीक है। 3 से 5 के बीच में डाल दूंगी मैं टेस्ट आपका, और 2 घंटे के बाद अगर कोई डालता है उसका मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और पीडीएफ बना के डालना, क्योंकि पीडीएफ में ये तुम्हारा चेक हो जाता है, वैसे फिर उसको बार बार दिक्कत आती है मुझे चेक करने में,
ठीक है, तो पीडीएफ बना के शेयर करेंगे। हाँ सभी बच्चे पीडीएफ बना के शेयर करेंगे, थ्योरेटिकल आपका टेस्ट होगा। कौन से लेसन का? अभी लेसन नहीं पता तुम्हें? मैम शनिवार को हमने नहीं दिया था मैम, खत्म हो गया था रितार। अच्छा, तो टेस्ट आपका लॉज ऑफ मोशन थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट है बेटा, थर्ड यूनिट। ऐसा बेटा तुम्हारा टेस्ट इसीलिए चेक नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हारी पीडीएफ नहीं थी, इसलिए दिक्कत आ रही थी मुझे उसमें। देखूंगी आज मैं दूसरी जगह से पीडीएफ बना के उसको चेक करूंगी, जिन बच्चों ने डायरेक्ट भेजा था हम उनका भी भेज देंगे, ठीक है। हाँ तो देखिए अभी, तो सबसे पहले आपको इतना समझ में आया, पहले ये बताइए स्प्रिंग के अंदर वर्क डन किस फॉर्म में होता है। स्प्रिंग के अंदर जब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सटेंशन आ रहा है या फिर उसके अंदर कंप्रेशनल आ रहा है, तो उसके कारण वर्क डन होगा, तो उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब हम इसको जैसे खोलते हैं, मैं इसको मिटा दूं, ये समझ में आ गया तो बताइए आप, ये समझ में आ गया, मिटा दूं मैं? यस मैम। ओके, अकॉर्डिंग टू द हुक्सला, हुक्सला क्या कहता है कि जितना भाई आप लोड लगाएंगे उतना ही ज्यादा उस स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। बेटा स्क्रीन के साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मुझे। फ्रॉम हुक्सला, तो आपके पास हुक्सला से क्या कहता है कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर आप ये भी बता सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to the extension। भाई एक्सटेंशन कब आ रहा है, जितना ज्यादा लोड लगाएंगे, लोड जितना ज्यादा लगाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है बेटा। वीडियो क्लियर नहीं है बेटा, यहाँ से बिल्कुल सही है, आपके पास नेटवर्क इशू आ रहा है, फिर हिमांशी नेटवर्क इशू आ रहा है, यहाँ बिल्कुल सही है। चलो जो नहीं दे पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप फिर मेरे को बाद में दे देना, या तो या पहले दे सकते हो, ठीक है, टाइम मैं फिक्स कर दूंगी। बट तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ से हम जैसे इसको खोलेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट यहाँ पे कैसा है, माइनस आएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि नेगेटिव साइन जो आपके पास इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मूव कर रहा है, मोशन इस साइड जा रहा है, तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि उस ऑब्जेक्ट को वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आए, उसको रेस्ट में लेके आए, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, ये नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, नेगेटिव साइन क्यों इंडिकेट क्यों आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कहाँ एग्जर्ट हो रहा है, नेगेटिव साइन shows that restoring force is directed towards equilibrium position, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एग्जर्ट हो रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन पूछा जाता है कि नेगेटिव साइन क्यों इंडिकेट होता है। और यहाँ पे देखिए बेटा के क्या है आपके पास में, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट। अगर किसी स्प्रिंग के पास के की वैल्यू अगर क्या है, स्मॉलर है, तो वहां पे आपकी स्प्रिंग जो होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। स्प्रिंग कैसी होगी, सॉफ्ट। वो डिपेंड कर रहा है के स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस स्प्रिंग के पास में के स्मॉल होगा, फोर्स कांस्टेंट ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग वायर्स के लिए अलग होती है। तो हम क्या बताते हैं, जिस स्प्रिंग के पास में के की वैल्यू अगर स्मॉलर है तो आपकी जो स्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। लेकिन अगर के की वैल्यू किसी स्प्रिंग के पास में कैसी है बेटा, लार्ज है, तो यानी इसका मतलब क्या है, वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वो स्टीफर होगी। उसको आप लोड लगाएंगे कितना भी, वो जल्दी से टूटेगी नहीं, चेंज नहीं आएगा, उसके अंदर कोई ज्यादा जल्दी से इलास्टिसिटी अपनी लॉस नहीं करेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि आपके पास में जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या कर रही है बेटा, ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आपके पास में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आप क्या बताएंगे, K इज इक्वल टू F/x, इसका फॉर्मूला बता सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है, जैसे मैंने बताया क्या फॉर्मूला, माइनस के, माइनस किस लिए इंडिकेट कर रहा है कि इस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है एक्सटेंशन से अपोजिट होती है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। दूसरा आप यहाँ से K का क्या फॉर्मूला बताएंगे, F/x बताएंगे। ये नेगेटिव साइन सिर्फ उसको इंडिकेट कर रही है कि आप जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मोशन को अपोज किया जा रहा है। ठीक है, वो किसके कारण, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स के कारण बेटा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब किसी स्प्रिंग के पास में एक्सटेंशन अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब K की वैल्यू स्मॉल है। अगर स्मॉलर एक्सटेंशन आ रहा है, इसका मतलब K की वैल्यू क्या है, लार्ज। मैंने यही बताया कि K लार्ज होगा तो स्टीफर होगी, स्टीफर का मतलब हार्ड होगी, उसके ऊपर इतनी जल्दी चेंज नहीं आएगा, उसकी लेंथ जो है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये बच्चे लास्ट टाइम तक रहना, मैं अटेंडेंस लेना शुरू कर रही हूँ, अभी डेली बता दिया। ऐसा नहीं कि आप एक बार आके दिखा गए कि हाँ मैम हम प्रेजेंट है, उसके बाद आप गायब हो जाओ। आपको लास्ट टाइम तक बच्चों, मैं ये बोल रही हूँ, मैं अटेंडेंस लेने, मैंने रजिस्टर रखा हुआ आपका अटेंडेंस रजिस्टर, और मैं अटेंडेंस लूंगी लास्ट टाइम ही, जैसे ही हमारी क्लास ओवर होती है। इससे पहले मैं क्लास नहीं, अटेंडेंस नहीं लूंगी, यहीं पे ही आपकी अटेंडेंस चलेगी। ठीक है। हाँ, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आपके पास में ये क्या है, स्प्रिंग तो कांस्टेंट, लास्ट तक प्रेजेंट रहते हैं मैम, लास्ट तक प्रेजेंट रहते हैं मैम, हम तो ले लेना कभी भी आपके मन में आई सभी। ओके बेटा, ओके। तो आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हम क्या बता रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करती है, और रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, किसके ऊपर, स्प्रिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड, यानी एल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, और साथ में स्प्रिंग की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ना स्प्रिंग, ये इस रेडियस के ऊपर भी क्या करती है, ये डिपेंड। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, के डिपेंड्स ऑन फर्स्ट क्या बताएंगे, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, सेकंड आप मेन पॉइंट बताएंगे नेचर ऑफ मटेरियल। दो पॉइंट याद रखिए, नेचर ऑफ मटेरियल की आपकी जो स्प्रिंग है वो किस मटेरियल की बनी है, इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बताइए, मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट पता लगा, क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है वो भी देखिए। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, F/x। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और x क्या है, मीटर। तो न्यूटन मीटर इनवर्स क्या होगी, K की SI यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी सीजीएस यूनिट होगी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। और साथ में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो देखो पीछे मैंने जब डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था, मैंने ये कहा था बेटा आप जैसे जैसे यूनिट पढ़ते जाएंगे आप इनसे फेमिलियर होते जाएंगे, आप इनके बारे में आपको याद करने की, आपको ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप स्टडी करोगे, आप अपने आप जानने लग जाओ कि हाँ ये क्वांटिटी क्या होती है। अब देखो मैंने उस टाइम पे आपको फोर्स कांस्टेंट बताया था, मैंने ये कहा था कि बेटा स्प्रिंग के पास में एक कांस्टेंट टर्म होती है, एंड उस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है, K इज इक्वल टू F/x। अब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना जानते हैं। F क्या होता है, फोर्स, फोर्स का क्या होगा, m1 l1 t minus 2, x क्या है l1, तो ये क्या आ गया mt minus 2। ये क्या है, इस स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आगे समझ में सबको, पहले इतना बताइए जल्दी से। यस मैम। ओके, अब मुझे एनर्जी निकालनी है इसके कारण, मुझे क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। मैंने अभी क्या निकाला, फोर्स निकाला है कि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स रिपीट करना। हाँ बेटा बोलो। मैम रिपीट। हाँ रिपीट अभी कर रहे हैं। देखो आपके पास मैंने क्या बताया था, अभी स्प्रिंग ली थी। देखो मैंने क्या बताई थी बेटा, ये स्प्रिंग है आपके पास, ये इसकी मेन पोजीशन है। यानी मेन पोजीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनिशियली ये रेस्ट में है, x क्या है यहाँ 0, यहाँ कोई एक्सटेंशन नहीं प्रोड्यूस हुआ है, अभी हमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है। लेकिन मैं जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ इस साइड, F फोर्स, जैसे हम इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्प्रिंग के अंदर कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। क्या आएगा, ये लेंथ x डिस्टेंस बढ़ गई है, तो जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही इसके मोशन को अपोज करने के लिए, यानी आपने जिधर फोर्स लगाया है उस अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ स्प्रिंग में क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको वापस इस स्प्रिंग को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन,
में जब ये आ रहा है किस कारण से, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा कि इस वापस यानी कि स्प्रिंग को वापस उसके मेन पोजीशन की तरफ इसको एग्जर्ट करेगा। तो जैसे हम फोर्स को लगा देते हैं तो ये वापस उसी शेप में आ जाती है ओरिजिनल में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ वर्क डन हो रहा है। वो वर्क डन किस फॉर्म में होगा, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए बेटा, फोर्स। तो पहले मैं क्या बता रही हूँ कि जितना ज्यादा भार फोर्स अप्लाई करेंगे जितना ज्यादा आप भार की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर यानी इसके जो है मेन पोजीशन के टुवर्ड्स क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटेंशन के ऊपर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है बेटा, और इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि ये हमेशा किधर एग्जर्ट होता है, ये मेन पोजीशन के टुवर्ड्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है। तो इस वजह से हमेशा क्या करेगा, ये अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, यहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इसका काम ही यही है कि उसको वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाएगा। आफ्टर 10 मिनट्स बाद आप फिर से इसको रिज्वाइन कर लेना बेटा, अभी 10 मिनट्स बची हैं, ये एकदम से बंद हो जाएगी। तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आप फिर से अगेन ज्वाइन कर लेना। ओके, तो देखिए हमारे पास में F इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओके के। मैम। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको हम, या फिर हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में के की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/x। मैंने इस के की वैल्यू F/x लिख दी। अब मैंने नेगेटिव साइन आपको बता दिया, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। अब देखिए बेटा, यहाँ से देखो एक बार, k इज इक्वल टू F/x। F तो हमने फोर्स अप्लाई किया है, वो एक तरह से कांस्टेंट, लेकिन x जो है, अगर x स्मॉल बढ़ रही है, मान लो फोर्स लगाने पर एक्सटेंशन अगर स्मॉल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, लार्ज। बट अगर x की वैल्यू लार्ज आ रही है तो यानी उस स्प्रिंग के पास में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है आपके पास में, यानी कि अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है तो कम है इसकी वैल्यू। यानी अगर k स्मॉल होगा तो स्प्रिंग कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। सॉफ्ट होगी तो यानी उसके अंदर एक्सटेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आपके पास में स्प्रिंग के पास में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर k ज्यादा है तो यानी वो हार्ड ज्यादा होगी, हार्डनेस होगी, स्टिफर होगी। उसके अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो स्प्रिंग जो है किस मटेरियल की बनी हुई है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा तो साथ में वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर मैंने इसकी दो एसआई यानी एसआई यूनिट क्या बताई है, फोर्स की न्यूटन होती है, और नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की मीटर होती है। तो न्यूटन मीटर इनवर्स क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, डाइन सेंटीमीटर होगी बेटा। और सिमिलर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बताया, के जो है फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, F/x। तो यहाँ से F का फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1t-2 अपॉन में L1। तो यहाँ से m1t-2 हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ओके बेटा, आगे सबको समझ में, बेटा बोलिए, म्यूट करके यस मुझे मैम। जल्दी से रिस्पॉन्स दो। ओके, अब यस मैम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनर्जी। किस टाइप की एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्क्रीन छोटी हो गई ना, 1 मिनट अभी कर रहे हैं बेटा इसको। प्रियांशु, एक मिनट रुकना बेटा, इसको स्क्रीन तोड़ दो। तो देखिए बेटा, अभी हमें क्या निकालना है, इसके लिए एनर्जी चाहिए हमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो जब इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कुछ वर्क डन हो रहा है। एंड ये जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हमें क्या निकालना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को निकालना है। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग क्या कर रही है, इसको मान लो ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया। इनिशियली क्या, इनिशियली एक्स क्या है यहाँ पे 0। बेटा जब मैं किसके घर से से, ये म्यूट कर, किसके घर से आवाज आ रही है, वो अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, एक बार अनम्यूट कर लो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो म्यूट करके आप बोल सकते हो। ठीक है बेटा, आपके घर के पीछे से आवाज आ रही है
तो ये आपके पास में इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसके ऊपर जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स लगाने के कारण इसके अंदर मान लो ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया। मान लो यहाँ पे F फोर्स अप्लाई हुआ है तो उस F फोर्स के कारण ये क्या हो रही है, एक स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है बेटा। मान लो स्मॉल डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल। और वो क्या होता है बेटा, F डॉट डेल्टा x। कि अगर ये स्मॉल डिस्प्लेस हो रही है तो यहाँ पे आपके पास में वर्क डन जो आएगा वो भी कैसा आएगा, स्मॉल। अब देखिए आपके पास में F डॉट डेल्टा x लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगी, F डेल्टा x। फोर्स इधर लगा रहे, बॉडी आपके पास डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में कर रही है, तो cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो F डेल्टा x dw। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, ये पहले 0 थी, बाद में x डिस्टेंस आ गई थी, तो 0 से x इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अभी देखो हमने f की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस की x। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ये w इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और डेल्टा x को बेटा मैं dx में चेंज कर दूँ, ठीक है। डेल्टा x का मतलब क्या है, dx होता है, तो यहाँ पे हम इसको डेरिवेटिव्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास में वर्क डन क्या आ जाएगा, k कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू x की पावर 2 अपॉन में 2, और लिमिट्स रख दो इसकी 0 टू x। तो आपके पास में क्या आएगा, वर्क डन जो आएगा वो माइनस माइनस, ये इंडिकेट सिर्फ इसलिए कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या आएगा, kx²/2, यही वैल्यू रहेगी। तो ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन किस फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, तो स्ट्रिंग के जो है एनर्जी क्या आएगी, इस तरह से रिपीट कर दो। तो देखिए अब डिस्टेंस के साथ में एनर्जी वेरी कर रही है। जैसे मान लो मैं ग्राफ वेरिएशन कर रही हूँ, इधर एनर्जी है, इधर डिस्टेंस है। मैंने मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया, स्प्रिंग है, मान लो इनिशियली वो रेस्ट में थी, ये मेन पोजीशन है x0। जैसे जैसे हम फोर्स को ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं इसके डिस्टेंस को कंप्रेस करूं, अंदर की तरफ फोर्स लगाऊं, यानी डिस्टेंस क्या होगी बेटा, कम होगी। तो यहाँ पे हम नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ले रहे हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब उसकी डिस्टेंस अगर आप कम कर रहे हैं तो ये एक तरह से ऐसी होती है, डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, एक्स पोजीशन चेंज हो रही है, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से ग्राफ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ये इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप क्या लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफ मिलेगा इस तरह से। तो ये ग्राफ किसके साथ में, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के साथ में क्या है, ये वेरिएशन है बेटा। तो इतना समझ में आया, बताइए अब। यस मैम। ओके, अब सिमिलर मुझे देखना है, जैसे मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दिखाई थी, मैं उसी तरह से यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिखाऊंगी बेटा, ठीक है। सिमिलर हम क्या लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे। पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी। मैं इस बेटा क्लास की तरफ ध्यान दो, इधर मत देखो कितनी क्या स्ट्रेंथ है, ये मैटर नहीं करता क्लास में कितने बच्चे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, आप इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। तो देखिए यस अभी मैम। अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हमें क्या निकालना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है स्प्रिंग के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मिटा दो इसको, आगे समझ में सबको, ये बोलिए बेटा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, एक स्प्रिंग है, इनिशियली ये x क्या था, 0, रेस्ट में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। ध्यान से सुनना एक बार इस पॉइंट को। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस केस में वहां पे हम क्या बताते हैं कि उस बॉडी के पास में जब वो इक्विलिब्रियम अपनी मेन पोजीशन के ऊपर है, नॉर्मल पोजीशन पे है, तो हम क्या बताते हैं, स्प्रिंग के पास में स्पीड जो होगी वो कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम। ये जरूरी नहीं हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो इस आप मैक्सिमम एनर्जी बताएंगे।
जैसे हम बताते हैं कोई भी एक बॉल है वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड के ऊपर, उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलर इसी तरह से मैं क्या ले रही हूँ कि जब आपके पास में ये जो स्प्रिंग है, जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर है यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो उस केस में यहाँ पे इसके पास क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप ये बता सकते हैं कि इसके पास में मैक्सिमम कैसी है, आपके पास में क्या बताएंगे, इसके पास स्पीड है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब जैसे हम इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसकी एनर्जी जो है, जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया इधर से, तो फोर्स अप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगी, इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। शेप इस तरह से चेंज हो रही है भाई, एक्स क्या होगी, बढ़ गई है। पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होते ही इसके पास क्या हो जाएगी, वही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या बताएंगे कि जैसे पहले मेन पोजीशन पे थी तो इसके पास मैक्सिमम स्पीड थी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने के कारण ये अपने मेन पोजीशन से स्लाइटली क्या होगी, डिस्प्लेस हो गई है। जब कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस होती है, तो उस केस में उस बॉडी के पास में क्या है